हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गुरु क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी ठीक होंगे और हमारी वीडियोस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, उससे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज की वीडियो के बारे में बता देते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 9th की चैप्टर सीरीज का तीसरा वीडियो है। एक होगा आपने देखा होगा जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया होगा, दूसरा हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट चैप्टर के ब्लूप्रिंट के बारे में। आज हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर के टॉपिक हमें 1 बाय 1 कैसे पढ़ने हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आप बोर्ड पे देख पा रहे होगे, जो पहला टॉपिक है वो हमें रेस्ट के बारे में पढ़ना है, दूसरा टॉपिक हमें मोशन के बारे में पढ़ना है और तीसरा में पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स नॉट एब्सोल्यूट। ये 3 टॉपिक आज हमें कवर करने हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप देख लोगे तो शुरुआत के 3 टॉपिक यही हैं। तो डेली हम लोग से 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे और चैप्टर हार्डली 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो हमें क्या पढ़ना है, रेस्ट पढ़ना है, मोशन पढ़ना है और रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स ये पढ़ना है। ये तीनों पॉइंट जानने के पहले आप सभी लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है, आप लोग ध्यान से देखिए। एक पॉइंट आता है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, से बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में आप लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं जानोगे तो शायद आपको ये तीनों समझ में ना आए। अब देखिए, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिजिक्स में हम जब कुछ भी स्टडी करते हैं, फिजिक्स में हमें जब भी कुछ जानना होता है तो सबसे पहले हमको 2 चीज़ चाहिए। एक हमको चाहिए ऑब्जेक्ट और दूसरा चाहिए ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट जिसमें अपनी स्टडी करते हैं, जिसको हमको समझना होता है, और एक ऑब्जर्वर मतलब जो स्टडी करता है। सपोज करें हमको इस मार्कर को स्टडी करना है तो मार्कर क्या होगा? मार्कर इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई एम द ऑब्जर्वर। मार्कर ऑब्जेक्ट और मैं क्या हो गया? ऑब्जर्वर। अब मार्कर को स्टडी मैं करूँगा तो मैं इसका ऑब्जर्वर हो गया। तो सिमिलरली जो हम ऑब्जर्वर की बात करते हैं, ऑब्जर्वर हमेशा किसी एक पॉइंट पे होता है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आपने छोटे क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा होगा, आपको याद होगा एक्सिस के बारे में, एक्स और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 8 या 7 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं तो क्लास 9th में भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। एक जेड एक्सिस भी होती है, एक जेड एक्सिस भी होती है। तो आपके कुल 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। अब मान लीजिए एक यहाँ पे कहीं कोई ऑब्जर्वर है किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे कोई ऑब्जर्वर है। सपोज इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पे 2 पॉइंट चला है, वाई पे ये 3 पॉइंट चला है और जेड पे ये 4 पॉइंट चला है। इसका मतलब ये हुआ 2, 3, 4 का यही मतलब हुआ कि जो ऑब्जर्वर है एक्स पे 2 चला है, वाई पे 3 चला है और जेड पे 4 चला है। अब ऑब्जर्वर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो पॉइंट पी है बेटा, पॉइंट पी, इसी पॉइंट पी को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसी को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट, साधारण भाषा में इसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही कहते हैं। लेकिन जब बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज व्हाट? इट इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इट इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एक और इसके बारे में पॉइंट लिख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट मतलब ये एक्स, वाई, जेड। तो ये बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड, ये 3 का सेट होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाने बिना हम इनको नहीं समझ सकते थे, इसलिए हमने पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की। पहला पॉइंट क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट को डिनोट करता है, इस डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया। और दूसरा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब उसके कुछ ना कुछ वैल्यू होती है एक्स, वाई, जेड की। अगर ये आप लोग को समझ में नहीं आगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। क्लास 11th का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें से फिर से मैं समझाऊंगा, तो उसे आप लोग देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस इतना ही आप समझ लो इसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। अब इसके आधार पे हम आते हैं रेस्ट पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं और ये टॉपिक पढ़ते हैं। वैसे रेस्ट का मतलब आप लोग जानते हो कि कोई चीज़ जब मूव ना कर उसे रेस्ट कहते हैं। कोई चीज़ जब मूव ना कर उसे रेस्ट कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग सभी लोग अर्थ पे हैं, हम लोग सभी लोग अर्थ पे हैं, लेकिन हमें अर्थ का मोशन पता नहीं चलता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ रेस्ट में है? सोच के बताइएगा, क्या अर्थ रेस्ट में है?
तो इसके दो आंसर होंगे। अगर आप कहोगे अगर हम लोग देखते तो अर्थ रेस्ट में है, लेकिन सपोज हमारा कोई दोस्त अर्थ के बाहर गया, किसी दूसरे प्लैनेट पे या किसी स्पेस स्टेशन पे गया, वहाँ से जब देखेगा तो क्या अर्थ मूव करते दिखाई देगी, रिवॉल्यूशन भी और रोटेशन भी। लेकिन हम नहीं देख पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट और उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, अलग अलग है। हमारा पॉइंट सपोज दैट ये अर्थ है, ये अर्थ है, हम यहाँ से कहीं से ऑब्जर्व करें तो हमको अर्थ रुकी चलेगी। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के साथ साथ हम मूव करें। सपोज हमारा कोई फ्रेंड अगर यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे कहीं पहुँच गया, यहाँ से ऑब्जर्व करता है, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसको अर्थ मूव करते दिखाई देगी। तो बेसिकली देखिए, हमने पहले यहाँ से स्टडी किया तो रेस्ट लगा, यहाँ स्टडी किया तो मोशन लगा। मतलब ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन रेस्ट और मोशन दोनों कंडीशन शो कर रहा है। इसका मतलब हमको किसी भी रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखिए, जब भी आपसे कोई पूछता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप तुरंत ये पूछोगे कि सर हमको ऑब्जर्व कहाँ से करना है। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भैया ये मार्कर रेस्ट में कि मोशन में, ये मार्कर रेस्ट में कि मोशन में, तो आप तुरंत बोलोगे सर रेस्ट में। मैंने बोला, मैं तो कुछ बोला ही नहीं कि इसको स्टडी कहाँ से करना है। सपोज को आपको मार्स पे जाके, जुपिटर पे जाके स्टडी करना है, तो आपको रुका हुआ दिखेगा या आपको अर्थ के साथ मूव करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब जब तक आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट ना हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो, रेफरेंस मतलब एक फिक्स जगह जब आपके पास नहीं है, आप रेस्ट या मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कि हमेशा चलता है, जो कि आप वीडियो देख रहे हो नीचे चल रहा होगा, जिसे बोलते हैं टाइम। तो ये दो चीज़ें हैं, टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। अगर चेंज होती है तो क्या कहते हैं, मोशन। तो आप चाहो तो इसके बारे में एक एक पॉइंट लिख सकते हो। रेस्ट में आप क्या लिखोगे, रेस्ट में आप लिखोगे व्हेन द position of an object does not change with respect to WRT, मतलब with respect to frame of reference। इसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड टाइम, देन द ऑब्जेक्ट is said to be in rest। तो क्या हो गया, when the position of an object does not change with respect to frame of reference or observation point and time, then the object is said to be in rest। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है टाइम और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ, तो उसका हम क्या कहते हो, किसमें, रेस्ट में। और वही मोशन में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, डस्ट को हटा देंगे। यानी जब हम बात करेंगे मोशन की, इसको आप लोग नोट कर लो, पहले रेस्ट का नोट कर लो, रेस्ट का आप लोग जल्दी से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ये सब भी रफली बना लो। वीडियो को 4-5 सेकंड के लिए पॉज कर लो, जितने देर में आप लिख सकते हो उसके बाद ये बनाओ। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। देखो आगे, अब मोशन की जब बात करें तो मोशन में क्या करोगे, ये डज हटा दोगे, मोशन में डज नॉट हटा दोगे, तो क्या आएगा, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है समय और पॉइंट के साथ साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। याद रखना, आपकी बुक में हो सकता हुआ है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सराउंडिंग वर्ड दे दे या इसी से मिलता जुलता कोई वर्ड दे, बट घबराने की बात नहीं है। मैं जो टर्म्स यूज़ करता हूँ थोड़े हायर क्लास के हैं, क्योंकि आप अभी नहीं, हमेशा लाइफ टाइम तक काम करेंगे। नॉट ओनली क्लास 9, व्हेन यू विल गो इन क्लास 11, क्लास 12, यू विल स्टडी दिस टर्म्स इन एवरी चैप्टर, ऑलमोस्ट सब चैप्टर में टर्म आएगा। इसलिए मैं टर्म थोड़े हाई यूज़ करता हूँ, ताकि आपको अभी से लेकर बाद तक काम आए। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना कि बेसिकली आपको क्या दिक्कत हुई, ताकि मैं उस प्रॉब्लम पे एक और वीडियो बना सकूँ आप लोग के लिए। जरूर कमेंट क्या करें ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गया बेटा, रेस्ट और मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर जरा से भी कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। आगे देखो, आता है नेक्स्ट वीडियो क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब इसको समझने का बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ।
बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आप ये बताओ जब आप ट्रेन या बस में सफ़र करते हो, जब आप ट्रेन या बस में सफ़र करते हो, क्या आपको बाहर के पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं, पीछे छूटते हुए दिखाई देते हैं? आपका जवाब बिल्कुल यस में होगा। लेकिन वास्तविकता में तो चलते हैं नहीं, वास्तविकता में क्या होते हैं, रुके रहते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ रिलेटिव वेलोसिटी के चलते। आप चल रहे हो लेकिन वो क्या है, रुके हुए। लेकिन आपके उस, देखो सपोज दैट, एक डायग्राम से समझो आप, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज दैट ये एक रोड है, ये एक रोड है और इस पर सपोज दैट एक कोई गाड़ी ऐसे आगे चल रही है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सपोज ये कोई पेड़ है। अब ये गाड़ी जब से आगे बढ़ेगी ऐसे 1 बाई 1, तो सपोज देखिए यहाँ ये डिस्टेंस देखिए, जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ेगी ये डिस्टेंस चेंज होगा। सपोज ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, देखिए डिस्टेंस बढ़ गई कि नहीं? पेड़ तो वही का वही है लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई। तो हम क्या कहेंगे, हम तो इसके अंदर बैठे हैं, तो हम तो ये कहेंगे ना कि पेड़ मूव कर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम मोशन में थे। फिर बात वही करेंगे, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि हम जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर वो मूव करेगा तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। आप सिंपल देखो, अगर हम बात करते हैं अर्थ वाला एग्जाम्पल, हम लोग अर्थ में तो हमको अर्थ रुका हुआ लगता है, लेकिन जब अर्थ के बाहर जाके देखते हैं तो अर्थ हमको मोशन में दिखता है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। एक फिजिक्स की बहुत अच्छी किताब जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा, उसके पहले पेज पे एक बहुत ही शानदार सा एग्जाम्पल दिया है इसको लेकर के। एग्जाम्पल आप लोग सुन लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। होता क्या, एक ट्रेन जो कि जंगल से गुजर रही होती है, एक ट्रेन जंगल से गुजर रही होती है और अचानक ट्रेन को कुछ डकैत्स ने जंगल में रोक दिया। अचानक उस ट्रेन को कुछ डकैत्स ने जंगल में रोक दिया और उसमें चढ़ गए। और आप लोग जानते हो जब भी कोई डाकू, जब भी कोई डकैत चढ़ता है तो पहला काम वो क्या करता है, सबको पहला कहता है कि हैंड्स अप एंड डोंट मूव, हैंड्स अप एंड डोंट मूव। अगर आप मूव करोगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा, अगर आप मूव करोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरी घटना बाहर से एक ऑब्जर्वर देख रहा होता है, ये पूरी घटना बाहर से एक ऑब्जर्वर देख रहा होता है। अचानक ट्रेन चल देती है, अचानक ट्रेन चल देती है, लेकिन वो डकैत किसी को गोली नहीं मारते हैं, वो डकैत किसी को गोली नहीं मारते हैं। अब बाहर जो ऑब्जर्वर है वो सब कुछ देख रहा है, वो ये देखता है कि सब लोग तो चलने लगे, सब लोग तो अपने जगह से चलने लगे। डकैत ने कहा कि अगर आप लोग चलोगे तो मैं गोली मार दूंगा, तो सब लोग तो चलने लगे, लेकिन डकैत ने उन्हें गोली क्यों नहीं मारी? आप लोग आंसर जान रहे हो, इसलिए क्योंकि ट्रेन के अंदर डकैत के रिस्पेक्ट में वो किस में है, रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के बाहर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, वही पैसेंजर जिनको लूटने के लिए डकैत चढ़े हैं, डकैत के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन बाहर के रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है। सेम टू सेम, जैसे आप किसी पेड़ को रुक करके ऐसे देखते हो तो किस में दिखता है, रेस्ट में, लेकिन जब आप पेड़ को चलते हुए देखते हो तो पेड़ किस में दिखता है, मोशन में। यानी कि एक ही चीज रेस्ट और मोशन पे एक ही समय पे हो सकती है या फिर नहीं, बिल्कुल हो सकती है। इसी घटना को हम कहते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब रेस्ट और मोशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब प्योर रेस्ट और प्योर मोशन कुछ नहीं होता है। अगर मैं कह दूं मैं रेस्ट में हूं तो ये गलत है, मुझे कहना होगा कि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। मैं ये कहीं नहीं देखता कि मैं रेस्ट में हूं, मैं किस में रेस्ट में हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड से हम ऑब्जर्व करते हैं रेस्ट में। अभी मैं अगर ऑब्जर्व करूँ मार्स से, सैटर्न से, जुपिटर से, तो क्या होगा, तब मैं मोशन में हूं। तो याद रखना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो इसके बारे में आप चाहो तो लिख सकते हो, जो मैंने बताया अभी रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म के बारे में लिख सकते हो कि एट द सेम टाइम एनी ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, therefore rest and motion are relative, not absolute। मतलब कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं,
रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब अगर आप कहे तो कोई चीज़ प्योर रेस्ट में है तो नॉट पॉसिबल, प्योर मोशन नॉट पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा? जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करोगे, यानी कि हम रेस्ट में है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मोशन में है जुपिटर के रिस्पेक्ट में, ऐसे बोलना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म नॉट एब्सोल्यूट। एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, जैसे कि बस में बैठा आपके बगल का पैसेंजर, ट्रेन में बैठा आपके बगल का पैसेंजर, आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन बाहर से कोई देखता है उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। पेड़ पौधे बाहर के आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन बाहर वालों के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। सारे प्लैनेट हमारे रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो किस में जाएंगे? रेस्ट में। तो इसके ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कि आप खुद से सोच सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आए हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट में कम से कम ये जितना समझाएं उसका एक एग्जाम्पल लिखना। कमेंट में बढ़िया सा एग्जाम्पल, देखते हैं किसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा उसका नाम जरूर कहीं ना कहीं अगले वीडियो में लिया जाएगा कि इसने सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो याद रखिए इस बारे में एक अच्छा सा एग्जाम्पल, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझको लगेगा मैं जरूर उसको अप्रिशिएट करूंगा अगले वीडियो में, उसको जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा बच्चों, याद रखना। तो ये याद रखना, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों और मित्रों जो भी हो सबका फ़ायदा होता रहे। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।